जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी, जिनसे बात करेंगे अमेरिका से जुड़े कुछ मामलों पे। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो हम आज की इस चर्चा में खास तौर से शामिल करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन वहां पर आज भी अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी सिर्फ किताबों में नजर आती है। इंडियन अमेरिकन की बात करें, जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उसके चलते जिस तरह से इंडियंस पर अटैक हो रहे हैं, वो ढकी छुपी बात नहीं है। मर्डर्स इंडियंस के और टारगेटेड जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और भारतीयों की अगर बात करें अमेरिका में, तो उन्होंने नासा से लेकर सिलिकॉन वैली तक अपना नाम बनाया है अपनी मेहनत से। लेकिन आज रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदित्य जी हैं जो खुद अमेरिका से हैं, और उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, जिसमें कोलोनाइजेशन और हिस्ट्री से जुड़ी ये किताब है। और कैसे सभी कॉन्टिनेंट में कोलोनाइजेशन हुआ, और उसकी वजह से हम रेसिज्म और सारी चीजें ये होती हुई देखेंगे। तो उस पूरी चर्चा को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो हम रेसिज्म का शिकार होते हैं, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, काफी विस्तार से ये चर्चा करने वाले हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, और आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच आदित्य जी। आदित्य जी, अमेरिका में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और इंडियन अमेरिकन को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और मैं जितने सारे लोगों को अमेरिका में जानती हूँ, हर कोई बता रहा है, चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं या फिर मार्केट जाएं या कहीं पे भी जाएं या पार्क में जाएं, हर जगह बहुत ज्यादा नफरत का उनको सामना करना पड़ रहा है। जबकि हम जानते हैं कि इंडियन बहुत पीसफुली वहां पर रहते हैं और अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर ये सारी चीजें क्यों इंडियंस के खिलाफ बढ़ रही है? देखिए, जब लास्ट इलेक्शन हुआ था, अभी चार्ली कर्क की भी हत्या हुई थी, आपको मालूम ही है। जब लास्ट इलेक्शन हुआ था, एक ऐसा माहौल बनाया ट्रंप ने प्रोटेस्टेंट सुप्रीमेसी का। प्रोटेस्टेंट, आपको देखिए, कैथोलिसिज्म अलग होता है, वो वेटिकन से चलता है। प्रोटेस्टेंटिज्म चलता है वेस्टमिंस्टर एबे से, विच इज चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो और अमेरिका के प्रेसिडेंसी बनते हैं प्रोटेस्टेंट से। बाकी दो ही हुए हैं, एक को गोली मार दी गई, JFK जूनियर, और दूसरा पागल था, बाइडेन। आपको पता है, आइसक्रीम। वैसे ट्रम्प ने तो बाइडेन को अच्छा दिखा दिया है। तो बट जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उसके पहले ही जब मैंने बुक लिखी थी, तो मुझे मालूम था कि कंजर्वेटिव जो है वो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, और वही अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, बाकी क्रिश्चियन नहीं है, बाकी कैथोलिक्स है। ओके, दोनों के बीच में वही लड़ाई जैसे शिया सुन्नी के बीच में होती है। प्रेसिडेंशियल जो कैंपेन हुआ था, वो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो था वो काफी पोलराइजिंग कैंपेन था। और इसमें जो पुरानी लड़ाई है, प्रोटेस्टेंट वर्सेस जो लिबरल होते हैं वो कैथोलिक्स होते हैं। ये लिबरल इंग्लिश वाला मीनिंग नहीं है जैसे हम सोचते हैं भारत में। कंजर्वेटिव इंग्लिश वाला मीनिंग नहीं है जो भारत में सोचते हैं हम लोग। कंजर्वेटिव यहाँ पे बिलोंग करते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड को, और जो लिबरल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं कैथोलिसिज्म को। तो इन दोनों के बीच में तो डेमोक्रेट्स जो है कैथोलिसिज्म से ज्यादा अलाइंड है, और लिबरल्स जो है वो कंजर्वेटिव जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलाइंड है। तो जब आप इस डिफरेंस को जब समझते हैं, तब आपको अमेरिका की पॉलिटिक्स समझ में आती है। इट्स जस्ट ए बाइपोलर पॉलिटिक्स। मैं इसको बाइपोलर डिप्रेशन भी बुलाता हूँ, कि ये एक दूसरे के अलावा ये सिर्फ एक दूसरे को ही लड़ने में लगे हुए हैं। अभी से नहीं, 1492 से, अभी से नहीं लड़ रहे हैं, 15वीं शताब्दी से लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है वो आपको इलेक्शन में दिखाई दी, और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जो वाइट जिसको हम बोलते हैं, या फिर एंग्लो सैक्सन जो है, दे वर सो मच ट्रबल्ड बाय डेमोक्रेट्स, कि 4 साल में उनको क्या क्या उनके जो क्रिश्चियन चर्च के प्रीचिंग के हिसाब से अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया गया, LGBTQ++ सूप, और ये सब सूप कैथोलिज्म से आ रहा है। कैथोलिज्म से आपका कम्युनिज्म भी आता है, कैथोलिज्म से सोशलिज्म भी आता है। दुनिया की जितनी बीमारी हैं, मार्क्सिज्म, ये सब वहीं से आता है। यहाँ तक कि जो हुआ जर्मनी में World War II से पहले, वो भी वहीं से आया, बाय द वे। ओके, तो और ये जो कंजर्वेटिव विंग है, इसको इतना, और इनको 4 साल से इस तरह दबाया गया बाय डेमोक्रेट्स,
ये फिर अपने एक्सट्रीम ट्रू कलर्स दिखाने लगे अब। तो इन्होंने बहुत कंडीशन डाली प्रोजेक्ट 2025 करके ट्रम्प के ऊपर कि वो उस कंडीशन में हम आपको करेंगे सपोर्ट, बिकॉज ट्रम्प वॉज डेमोक्रेट बिफोर। ट्रम्प का कोई कनेक्शन नहीं था इन लोगों के चक्कर में, वो तो बिजनेसमैन है, उसको जहां पैसा दिखेगा वहां जाएगा वो। तो ट्रम्प ने इनका सपोर्ट लिया, तो तब से ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और पहले ही मैंने बताया था कि ये टारगेट इलीगल्स को नहीं करेंगे, क्योंकि इनको वर्कर्स चाहिए। इनको टारगेट करना है वेल पेड पीपल, एजुकेटेड पीपल। और इनको शुरू से भारतीयों से डर रहा है, क्योंकि इनको इतिहास मालूम है कि भारतीयों ने इनके रिलीजन के साथ और लैंग्वेज के साथ भारत से ठोकर मार के बाहर निकाला। ये सत्य है, सुभाष चंद्र बोस वाला, दैट इज द ट्रूथ। महात्मा गांधी जैसे कोई नहीं है, सबको मालूम था महात्मा गांधी तो एजेंट है इन लोगों का। सो दे, मैंने पहले ही बताया था कि दे विल ओनली टारगेट इंडियन अमेरिकन, किसी और को टारगेट नहीं करने वाले, बिकॉज उनको वो जॉब्स चाहिए। इनको कोई चिंता नहीं है कि सिलिकॉन वैली खत्म हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं पड़ी। वो बोलते हैं इनको सबको निकालो, हमको व्हाइट ओनली कंट्री चाहिए। ये यहां तक भी है कि ये लोग अमेरिका को डिवाइड भी कर सकते हैं उसके लिए, कि अब ये सिर्फ व्हाइट एनक्लेव बनाएंगे। ये ओल्ड कॉलोनियल पॉलिटिक्स है। ऐसे इन्होंने नेटिव अमेरिकन को भी मारा था कि सिर्फ व्हाइट ओनली एनक्लेव्स बनाए, एंड दैट इज ओनली, और बाकी सबको रिजर्वेशन डाल दिया। इनको ना ब्राउन स्किन अच्छी लगती है, ना डार्क स्किन अच्छी लगती है, ऑल दोस थिंग्स। और बहुत सारे इनके जो पैस्टर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली पोलराइजिंग, और मतलब रेसिज्म, आप बोले रेसिस्ट बोलेंगे तो मान जाए। जैसे दिनेश जसूजा को, जो कि इनका बहुत बड़ा चैंपियन बनता है, जिसने बुक में लिखा मैं पहले ब्राह्मण था, फिर अट्रॉसिटीज हुई, फिर मैं इसकी वजह से अमेरिका आ गया, अपने आप को बहुत मानता है, एंड ही मेड लॉट ऑफ मनी, चूरन बेच बेच के बहुत पैसा कमाया उसने। तो अब वो, उसको भी ये लोग गाली दे रहे हैं, ठीक है। कल वो कंप्लेंट कर रहा था सोशल मीडिया पे, अरे आई एम नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, तेरा जो शक्ल है ना बंदर जैसा, उसको ये नहीं पसंद करते। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिज्म से इनका कोई रिश्ता ही नहीं होता, कभी रहा ही नहीं। जो हमको फेक स्टोरीज बोली गई थी, देयर आर सम वेरी गुड ऑथर्स, मार्क ट्वेन अच्छे ऑथर थे, उपनिषदों का बहुत ज्ञान रखते थे। जॉन एडम्स वाज ए सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो उपनिषद के ही स्टूडेंट थे, संस्कृत थे वो। तो अमेरिका जब फाउंड किया गया था वाज नॉन क्रिश्चियन, उनको मालूम था ये कौन है। आप चर्च से भाग के आए हो तो वापस चर्च कैसे लेकर आओगे? जैसे मुसलमान भी भागते हैं मिडिल ईस्ट से, शरिया से, यहाँ पे शरिया चाहिए सबको। ओके, सेम माइंडसेट, सेम माइंडसेट, दोनों दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुसलमान लोग आज काफी खुश होंगे सुन के कि मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग आइए अमेरिका में, मैं चाहता हूँ पूरा यूके को भर दीजिए, पूरा पाकिस्तान खाली कर दीजिए, वहां पे रहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कर्म हम बोलते हैं ना। लेकिन तो इन लोगों ने जो काम किया है यहाँ पे, तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो ट्रम्प ने बनाया, इसकी वजह से सारा रेसिज्म है इस समय। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, अभी इसने क्या किया, उसके अंदर घी डाल दिया है। अभी स्टेरॉइड्स पे चल रहा है, अभी घी पे जल रहा है बुरी तरह। और उन्होंने ओपनली टारगेट भी कर दिया। और मैं भारतीयों की दाद दूंगा कि जो इनको मजा चखाया है भारतीयों ने, हमारी नूपुर शर्मा जी ने, और भारत से, अरे वाह, मैं वाज वेरी हैप्पी। अनसटल देसी, वेरी गुड, शी स्मार्ट ऑल्सो, उनको वर्ड्स भी बड़े जबरदस्त होते हैं। और संक्रांत जी ने, अपने मित्र संक्रांत जी ने, और सबने जो मजा चखाया है यहाँ पे, दैट इज फिनोमिनल। सो हैट्स ऑफ टू द सोशल मीडिया वॉरियर्स ऑफ भारत। अब ये लोग चक्के में आ गए ऐसे, बिकॉज जो दिनेश जसूजा को जो झूठ बोल बोल के मेरे पे अट्रॉसिटीज हुई थी, वो तो रिच परिवार से था, कोई गरीबी नहीं थी वहां पे। सबीर भाटिया, ऑल दिस करके जोकर्स जो है, जिन्होंने हॉटवेल में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन भारतीय अमेरिकन ने, इंडियन अमेरिकन ने कभी भी अपनी भाषा, अपनी भोजन, अपनी पूजा पद्धति, उस पे, मतलब 1500 मंदिर चलते हैं, लेकिन मैं इन्फ्लुएंशियल इंडियन अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, छोटे साधारण लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ। साधारण लोग तो बहुत ही मंदिर चलाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। जो इन्फ्लुएंशियल है, उन्होंने कभी एजुकेट नहीं किया। विवेक रामास्वामी भी 50% आया, पूरी तरह नहीं किया। द ओनली वन हु एजुकेटेड द वेस्ट इज तुलसी गबार्ड। एंड कुछ हद तक काश पटेल ने भी किया, जो कि उसी में बिलोंग करते हैं।
हिंदू हैं, उन्होंने जय श्री कृष्ण बोला कांग्रेस पे, कांग्रेस के अंदर कंफर्मेशन में, बट बाकियों ने नहीं किया। तो इतना सब धन होने के बाद आपको मालूम है कितना वेल्थ है इंडियन अमेरिकन का? $9 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली कंबाइंड। ओके, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और कभी भी उस इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं किए। जैसे कि इंडियन अमेरिकन जो इन्फ्लुएंशियल है, उन्होंने हमेशा डोनेट किया क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज को, कभी भी अपनी यूनिवर्सिटी को डोनेट नहीं किया। जैसे हम लोग का गुरुकुल चलता है, हम लोग का कहीं उधर उस तरह का काम नहीं किया एजुकेशन पे, उन्होंने काम किया दूसरी जगह पे। तो इसकी वजह से उनका खुद का ही आइडेंटिटी खत्म हो गया। क्योंकि ये तो एक तरीके से आप सोचिए, अगर इनके इतिहास से बात कर रहा हूँ सिर्फ, इन्होंने नेटिव अमेरिकन को खत्म कर दिया, उनके रिलीजन को खत्म कर दिया, उनकी भाषा को खत्म कर दिया, उनके भोजन को खत्म कर दिया। लेकिन हमारे लोगों ने भी उस जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया जहां पे उनको करना चाहिए था। जैसे ये लोग करते हैं, ये लोग झूठा इतिहास ही पढ़ाते हैं, लेकिन अपना इतिहास जरूर पढ़ाते हैं। हमारे पास तो सत्य इतिहास है, वो तो मैंने प्रूव कर दिया है कि रामायण महाभारत ग्लोबल बुक्स है, नॉट जस्ट फॉर भारतवर्ष, छोटा सा बड़ी बुक्स है। तो उस तरह का एजुकेशन नहीं किया। तो अब जब फेनेटिसिज्म बढ़ रहा है, उनके लिए इजी टारगेट मिल रहा है जो बोलता नहीं है, तो आप बोल सकते हो। इसलिए आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स कि जो अमेरिकन ने नहीं किया, क्योंकि इनको डर लग रहा है किसी को निकाल देंगे या बच्चों को अफेक्ट कर देंगे, क्यों वायलेंस इज इन बिल्ट, वायलेंस है इसके अंदर भरी हुई है। और उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लोग रहते हैं, एलीट सोसाइटीज हैं, बड़े बड़े, मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पूरा पूरा शहरी को खरीद के रखे हुए हैं। तो सबको मालूम है कि कार चला रहा है, रोल्स रॉयस, पूरा शहर उसका है, जिस दर जाओ तो उसका ही शहर है, होटल भी उसके हैं, रेस्टोरेंट भी उसके हैं। तो नाउ दे आर द इजी टारगेट, क्योंकि अब ये आ रही रिलीजियस कि अब तो मैं भगवान के लिए मारूंगा, मुझे प्योर अपनी रेस प्रोटेक्ट करनी है। जी, आदित्य जी, हमने अभी पिछले अगर 4-5 दिन की बात करते हैं, तो हमने देखा जेडी वैंस से भी बोला कि जो मिसिसिपी में इवेंट हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बोला कि उनकी ख्वाहिश है कि वो क्रिश्चियनिटी एक दिन एक्सेप्ट कर लें। फिर हमने प्रेज़िडेंट ट्रम्प की भी हमने ट्वीट देखी जिसमें वो नाइजीरिया के क्रिश्चियंस को लेकर बात कर रहे हैं। ये अचानक से इतने खुलकर क्रिश्चियनिटी पे बात हो रही थी। वो जेडी वैंस जो खुद भी अ, क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करते थे, आज वो अपनी वाइफ को भी क्रिश्चियन बनाने की बात करें। ये सब आखिर हो क्या रहा है? एग्जैक्टली ये वही चर्च बेस्ड राइट विंग है, ये वही विंग है। अभी उसका वोट चाहिए तो आपको ये सब बातें करनी पड़ेंगी, बट वो आउटकम्स नहीं देख रहे हैं। अगर कोई राष्ट्रपति इस तरह की बातें कर रहा है, उसको मालूम है कि 55 to 60% कंट्री इज नॉट लाइक दिस, तो 30% वोट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी चीज उसने कंट्रोल में रखी हुई है। और ट्रम्प ने नाइजीरिया में क्रिश्चियंस की बात करी, तो ये रिलीजियस परसिक्यूशन पे तो हमेशा हमेशा अमेरिका इंटरफेयर करता है क्रिश्चियंस के लिए। नोबेल पीस प्राइज भी कैथोलिक्स के लिए दिया जाता है। तो अगर किसी भारतीय को मिला हो, थोड़ा शर्म से झुक जाए सिर उसका, क्योंकि उसको रिजिम चेंजिंग ऑपरेशन के लिए पैसा दिया गया है। क्योंकि ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज पैसा इसीलिए कमाती हैं कि पूरी दुनिया को उनके जैसा बना दे, कन्वर्ट कर दे। जैसे पाकिस्तान में भी वो बड़े खुश होते मलाला को मिला है। मलाला यूसुफ का काम ही ये था इस्लामिज्म को खत्म करना वहां से। तो उसको गोली किसने मारी थी? उसी के विरुद्ध उसको काम करना था, इसलिए उसको नोबेल पीस प्राइज देकर उसको प्रोटेक्ट किया, ताकि पाकिस्तानी, और फिर उसको तुरंत निकल गई। वो पाकिस्तान में नहीं रहती, वो लंदन में रहती है या नॉर्वे कहीं पे भी रहती है। तो इस तरह बिल्कुल, ये और लोग अब रिजिम, तो वो फ़िल्म मेकर भी बन गई हैं वो। बड़ी बड़ी हस्ती बन गई हैं वो। वो तो अभी और बढ़ाएंगे उसको, क्योंकि उसका काम कुछ और है। जैसे घर इंडिया में टेरेसा करके थी ना, उसको माँ भी नहीं बुला सकती, सर टेरेसा बोल रहा हूँ। उसको इसलिए दिया गया था ताकि वो भारत में कैथोलिज्म बढ़ाए। अभी देखिए, आपने देखा होगा पोस्ट भारत में कोई फुटबॉल प्लेयर है या कोई क्रिकेट है, आई डोंट नो विच प्लेयर, वो ओपनली चर्च को उसको इंडोर्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये। और जहां जहां भी ये लोग रहेंगे, वहां पे कम्युनिज्म मिलेगा, वहां पे सोशलिज्म मिलेगा, एवरीथिंग एंटी सनातन धर्म। इन लोग का काम ही है गरीबी बेचना, और खुद घुस उड़ेंगे प्लेन्स पे। और कौन कौन बोल रहा है हिंदुओं के विरुद्ध? काले लोग। उनको कैसे लाया गया था? स्लेव बनाया गया था, चर्च में डाला गया था। उनको तो ये भी नहीं मालूम कहाँ से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका में।
इसलिए तो हिप हॉप बनाया उन्होंने, क्योंकि हिप हॉप इज द न्यू अमेरिकन आइडेंटिटी, क्योंकि उनको रूट्स ही नहीं, उनके कुछ रूट्स ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि अफगानिस्तान से किधर से है, वो पता ही नहीं किसी को ना, क्योंकि वो तो खरीद लिए गए जानवरों के जैसा। उनको जू में डाला जाता था, दे शुड नॉट फॉरगेट, जू में डाला जाता था उनको दिखाने के लिए कि देखो ये भी एक जानवर है, ऐसे दिखाते थे, एग्जैक्टली लाइक व्हाट दे डिड इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ, ये जो एक्सट्रीम जो फेनेटिसिज्म जो है वो पहले से था, घी डालने का काम ट्रम्प ने किया है। तो अब ट्रम्प जो है उनको लग रहा है कि इससे जेडी वांस जीतेगा। जेडी वांस 7 बार तो नाम बदल चुका है, और जब उसके खाने के लिए नहीं थे तो उषा की फैमिली ने उसको पाला। वो तो हिंदू फैमिली है, अपने आप को बुलाता था एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक का अर्थ होता है मेरे को भगवान के बारे में पता नहीं, भगवान के बारे में इनको किसी को भी नहीं पता। वो तो वेदों में लिखा है कृष्ण भगवान, है ना, बाकी कहीं पे है ही नहीं। हमको तो मालूम है, नाम का एड्रेस मालूम है, वाइफ सब मालूम है उनके बारे में। तो उधर उन्होंने घी डाल दिया वहां पे। और ये मुझे तो नट केस लगता है, पागल आदमी है, क्योंकि ये इसके 3 बच्चे, एक विवेक, विवान और एक और है। जब प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है उषा, बोलती है मुझे रामायण महाभारत सिखाना है। तो मैंने बोला हमारे तो सैनिकों में गुरुकुल चलता है, आप यहाँ पर सीखो हर सैटरडे संडे, इसलिए इतने सारे फोन्स आ रहे हैं, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। अच्छा, है ना। तो दी आओ सीखो यहाँ पे रावण महाभारत, हम तो बहुत ऑथेंटिक तरह से सिखाते हैं। ऐसे आपको भारत में सीखेंगे, यहाँ पे आप भी सब सीखेंगे। तो वाइफ चाहती है ये करना। अब ये टीपी यूएसए के फोरम में गया, जो ये चार्ली कर्क ने चलाया था। देखिए क्या होता है ना, चाणक्य ऋषि बोलते हैं, अब थोड़ा कुछ लोगों को खराब लगेगा तो, लेकिन मैं सिर्फ बुरे राजनीतिज्ञों की बात कर रहा हूँ, अच्छे वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, कि वैश्या और राजनीति में कोई फर्क नहीं होता। अमेरिका में मैं सिर्फ बुरे लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, क्योंकि हमको जरूरत है, हमको जरूरत है अच्छे गुड पॉलिटिशियंस की। नरेंद्र मोदी जी और ये तो बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, मतलब राजनीतिज्ञ हैं। तो अब टीपी यूएसए के फोरम में जाके इस तरह की बकवास करना, वो उसी स्मॉल सेगमेंट के लिए है। उस हॉल में आपको एक भी ब्राउन या ब्लैक आदमी नहीं दिखाई देगा। ये लोग उसको खत्म कर देंगे, वहां घुसने नहीं देंगे उसको, नॉट फॉर यू। तो इट्स अ सुपर स्मॉल माइनॉरिटी, 15%, लेकिन वो भी बहुत बड़ा होता है। 15% ऑफ 200 मिलियन इज ऑल्सो बिग। ओके, वो उस पूरा चार्ली कर्क की जो हत्या जिसने की, अभी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं किस तरह एआई बेस्ड गन यूज की गई वहां पे, वो सब तो चलता रहेगा, कभी रियलिटी बाहर आने वाली नहीं है। बट जिसने भी करा, वो उसको उससे खतरा था, क्योंकि वो हमेशा वो एंटी इसराइल, एंटी एनीथिंग, एंटी वो बात करता था। उसकी वाइफ अब वो पोजीशन लेना चाहती है, और यहाँ पे अपने 7 बार नाम बदलने वाले भी आ जाते हैं। 7-8 बार नाम बदल चुके हैं, पहले एग्नोस्टिक थे, फिर डेमोक्रेट बने थे, पता नहीं क्या क्या चलता है इनका। अब वो आ जाते हैं, और सडनली उस विधवा को दिखता है कि ये मेरे पति के जैसे ही, मुझे आप में चार्ली कर्क दिखाई देते हैं, ऐसे बोलती है वो स्टेज के ऊपर। ओके, तो नाउ क्योंकि ये अगर आदमी को जीतना है इलेक्शन, तो अभी एक कैथोलिक है, अभी तो अब बदलेगा क्रिश्चियन में 100%, और वो बिलोंग करती है इन्हीं के एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप को। तो ये पूरा जो इंसिडेंट है उषा के साथ, और मुझे पता नहीं घर में क्या हुआ होगा, क्योंकि उषा ने बताया होगा भाई, जब तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं थे, जब तुम्हारे पास जॉब नहीं होती थी, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें परिवार दिया, तुम्हें परिवार भी नहीं था तुम्हारे पास, यू नो। तो वो तो बात हुई होगी, आई एम श्योर हुई होगी, क्योंकि उषा तो शी इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो, और उसके पिताजी तो मतलब फॉलो ही करते हैं, पूरी तरह से फॉलो करते हैं चिकुलूरी। तो द दी तो ये जो पूरा जो इंसिडेंट है, ये दिखाता है कि किस तरह ये जो व्यक्ति है फॉर पॉलिटिकल माइलेज, ये कुछ भी बदलने को तैयार है। मैं बात कर रहा हूँ गोलू की, गोलू रोलू पोलू की बात कर रहा हूँ, कुछ भी बदलने को तैयार है। एंड जो राइट विंग से इसको जो वोट्स चाहिए, वो फिर भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये रिलीजन बदलेगा वापस, एक और बार बदलेगा अभी, उसी के बेसिस पे आगे जाएगा। तो
जो लोग बोलते थे अमेरिका सेक्युलर है, फ्री माइंडेड है, मैं यहाँ पे बहुत सालों से हूँ, मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं। सेक्युलर का चूरन सिर्फ भारत में बेचा गया हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए। सेक्युलर का अर्थ होता है नास्तिक, नास्तिक का अर्थ होता है मूर्ख। क्योंकि अगर पैर भी आगे रखना है तब भी आपको, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, युधिष्ठिर बोल रहे हैं, मेरी बुक पढ़ सकते हैं लोग, देख सकते हैं, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। वो बोल रहे हैं, को पूछता है नास्तिक कौन होता है, बोलते मूर्ख। क्योंकि अगर चलना भी है तो भी आपको पैर के लिए फेथ तो चाहिए ना। हाँ बोलिए। आदित्य जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि हमने जैसे कि पिछले कुछ दिनों में देखा डैलस में, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया में जो अटैक्स हुए, प्लस जो एक उषा वैंस को लेकर जेडी वैंस ने बोला, ये सारी चीजें जो हो रही है अगेंस्ट हिंदुइज्म या फिर हम पूरा इंडिया, इसको लेकर जो अमेरिकन मीडिया है वो किस तरह से इसको देखता है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा अपने आप को लिबरल और ह्यूमन राइट और सारे कुछ को लेकर बहुत ज्यादा वो करते हैं। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब बेचने के कॉन्सेप्ट है अमेरिका के। अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन, उससे बड़ा कोई एक्सपोर्ट नहीं है उनका। दे हैव नॉट सोल्ड एनीथिंग, कुछ बनाते नहीं तो क्या बेचेंगे वो, तो ये बकवास ही बेचते हैं। एंड द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज द यूएस डॉलर। तो ह्यूमन राइट्स का चूर्ण तभी सिखाया जाता है ताकि रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन करना हो। रिलीजियस फ्रीडम कहाँ है अमेरिका में? रिलीजियस फ्रीडम अगर बात करते हैं तो कहाँ है? आई टोटली एग्री दैट कि ज़्यादातर मंदिर हमारे सेफ रहते हैं अमेरिका में, वो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन जो नॉनसेंस चैटर चलती है वो तो अल्टीमेटली लीड टू वायलेंस ना कोई तो पागल होगा उसको सुन के। तो दैट हैज टू बी कर्ब्ड इन अमेरिका बाय द स्टेट। और मैंने इसीलिए मीडिया की बात की कि मीडिया इन पर किस तरह से एक बात करता है, कवरेज करता है, क्या कैसे करता है। देखिए, चाहे उषा वैंस अमेरिकन ही है लेकिन वो हिंदू है, उनको लेकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनके कहीं ना कहीं जेडी वैंस ही इज ट्राइंग टू पुट हर अंडर द बस। तो मतलब पब्लिकली आके ऐसी बात करना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। तो इन सारी चीजों को, चाहे इंडियंस पे अटैक हो, उनके मर्डर्स हो, या फिर इस तरह से एक बड़ा अटैक हो हिंदुइज्म पे, मीडिया किस तरह से इसको देख रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो मीडिया भी पॉलिटिकल लाइंस में डिवाइडेड है। देयर इज नो फ्री मीडिया इन अमेरिका, देयर इज नो फ्री मीडिया। एवरीबडी इज एन एक्टर, उसको एंकर बोलते हैं लेकिन इज एन एक्टर, वो इसीलिए मूवीज में भी आ जाते हैं। तो लेफ्ट विंग मीडिया जो कैथोलिज्म से कनेक्टेड है, CNN और बाकी वाले ABC न्यूज, CBS, ये सारे जो है इमोशनल अट्रॉसिटी, क्या हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, बुरी बात करते हैं, ठीक है। तो जो उनके अपोजिट है कैथोलिज्म से कनेक्टेड मीडिया, जैसे कि फॉक्स न्यूज, न्यूज मैक्स, अभी तो न्यूज मैक्स मेन हो गया है, फॉक्स न्यूज चला गया है, दे आर साइलेंट, नो न्यूज। लेकिन जो लेफ्ट विंग मीडिया है उसमें पूरा न्यूज है, बिकॉज लेफ्ट विंग मीडिया क्या है? बोल बचन, सिर्फ बोल बचन, किसी के कुछ करते नहीं है वो। और जो राइट विंग मीडिया है वो सिर्फ अपने लोगों के लिए प्रचार करते हैं। तो जितने भी रिपब्लिकन्स होंगे वो देख रहे होंगे न्यूज मैक्स और फॉक्स न्यूज, उनको कुछ नहीं पता लगेगा इस इशू के बारे में। बट जो लेफ्ट विंग मीडिया होगा, जो डेमोक्रेट वाला है, उसको सब बताया जाएगा। इसीलिए सारे जो इंडियंस हैं उस चैनल की तरफ भागते हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ से, उनको ही वोट देते हैं। उनको लगता है कि शायद ये लोग कुछ करेंगे, बट दोनों ही कुछ करने वाले नहीं है एक्चुअली ऑन द ग्राउंड। क्योंकि यूनिटी है दोनों के पीछे, यूनिटी पार्टी है, क्योंकि सबको पैसा, सबसे बड़ा पैसा। सो ऑल द डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स यूनाइट टू पास लॉज इन द कांग्रेस। तो उनको उनको इसलिए यूनिटरी पार्टी बोला जाता है कि कुछ होने वाला नहीं। ओनली थिंग दे वांट टू कंट्रोल इज मनी, और कुछ नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यू विल सी नो नॉइज, नो कंसर्न इन नेशनल मीडिया ऑन दीज टॉपिक्स। तो अब एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, और मुझे हमेशा तारिक अंकल की बात याद आती है जब भी ऐसा कोई मसला होता है। वो हमेशा कहते थे कि इंडियंस कभी भी यूनाइट रहकर या कोई प्रेशर ग्रुप नहीं क्रिएट करते, चाहे किसी भी कंट्री में रहे, बस अपना पढ़ाई लिखाई, काम कमाई, एक अपार्टमेंट से दूसरा अपार्टमेंट, और बस यही करते रहते हैं। तो क्या ये जो कमी भारतीयों की रही, उसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? आपको लगता है अब समय आ गया है कि भारतीय जो भी इंडियन डायस्पोरा है, चाहे अमेरिका में हो या कहीं और भी, जहाँ कहीं भी इस तरह की स्थिति बन रही है, उनको अब एक कलेक्टिव वॉइस के रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है? जैसे कि हम पाकिस्तान का देखते हैं, हर जगह पे वो उनके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं,
एक्टिव पॉलिटिक्स में वो अपना पार्टिसिपेशन, योगदान हर कहीं नजर आते हैं। हम कहीं ना कहीं वहां पर पीछे हैं। आप हमको भी ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आवाज मजबूत हो और एटलीस्ट अपने ऊपर हो रहे जो इस तरह का इंसिडेंट्स है उनको तो कम से कम आप आगे उसका विरोध कर सकें और कुछ तो कर सकें अपने लिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पार्टली आपसे एग्री करता हूँ, नॉट फुल्ली। देखिए, हिंदू जो समाज है अमेरिका में, वो हाईली एजुकेटेड समाज है। अगर ये लोग इंडिया में भी होते तो कोई वोट देने नहीं जाता, बिलीव मी। ये लोग कहीं भी वोट देने नहीं जाते, इंडिया में भी होकर भी नहीं जाते। ओके, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में घुसता है, या तो वो उसका एजेंडा है या फिर उसको पैशन है, तब वो जाता है एजुकेटेड पर्सन। बट वो तो नहीं, छोटे मेरे थोड़े कहने का नंबर मतलब से। ये नहीं कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में रहें या वोट दें। आप नहीं, इवन चाहे फॉर मैंने एक्टिविज्म, इवन पाकिस्तान फॉर एक्टिविज्म सुना है, ऑल्सो। एक्टिविज्म हो या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो या फिर आप कहीं ना कहीं आप उनको कंट्रीब्यूट करें पॉलिटिकल पार्टीज को या कैंडिडेट्स को ताकि वो आपकी बात सुने, माने, आपके मुद्दों को एड्रेस करें। ज्यादा नहीं, पैसे वाले हैं तो आप कैंडिडेट्स को थोड़ा स्पॉन्सर कीजिए, दीजिए ताकि आपकी बात तो मानी जाए। पाकिस्तानी तो चंदा करके भी कैंडिडेट्स को पैसा दे आते हैं। हाँ, वही करते हैं वो लोग, चंदा इकट्ठा करते हैं $10। इंडियंस के पास तो बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, मैं आपको शुरू में बताया। जी। तो अभी अभी देखिए क्या है कि जब व्हेन यू हैव सच एन इंटेलिजेंट ग्रुप, वो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट पे ही काम करेगा। वो कभी भी एक मास मूवमेंट में काम नहीं करेगा। जो भी लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं आजकल, हिंदू की वजह से, इश्यूज की वजह से, दे ऑल हैव सम बैकिंग। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा है किस तरह हिंदू खतरे में है, इसमें सीखा है। एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो अमेरिका में रहती है। और देयर देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी इज द मोस्ट यूनाइटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। देखा जाए तो मैं देखता हूँ कि उनका धर्म के प्रति, अपने कल्चर के प्रति बहुत डेडिकेशन है। मैं द काइंड ऑफ होम स्कूलिंग चिल्ड्रन डू हियर इज माइंड ब्लोइंग। बट जो 20% विच ओन्स द मैक्सिमम वेल्थ, वो हर सोसाइटी में 80-20 का रूल रहता ही है। 20% इज सुपर रिच, जो ये सब ओन करता है। दोज पीपल आर पॉलिटिकली एग्नोस्टिक। मतलब उनको कोई बिलीफ ही नहीं है किसी चीज में। वो डोनेशन भी देते हैं, ब्लाइंड डोनेशन देते हैं, जान छूटी। मतलब पैसा देने के बाद भी जान छूटी। उसको ये नहीं बोलेंगे क्या पूछ करना है, दे डोंट आस्क एनीथिंग। और बाकी जो पॉपुलेशन है, वो बेचारी परेशान रहती है, क्योंकि उसको कोई भी मेजर जो बोलना चाहिए वो बोल ही नहीं रहा है। न सुंदर पिचाई बोल रहा है, ना कोई और बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। और साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फॉरेन एजेंडा पे ही काम करते हैं। उनका काम ये होता है 24 घंटा भारतीय सरकार को आप एजेंडा, ये क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। जब वो ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग दिस रेसिज्म। तो शॉर्ट आंसर है इसका ये कि जो भारतीय समुदाय है उनमें यूनिटी तो बहुत है, लेकिन पर्पसफुल यूनिटी नहीं है। और इंस्टीट्यूशंस ऐसे क्रिएट नहीं किए गए हैं जो कि लेवरेज हो। अमेरिका का मंत्र है, व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। ये कांग्रेसमैन सीधा बोलता है, आप मेरे को $50,000 दे दो, हम भी कर देंगे। पाकिस्तानी आके 50,000 एक दे देते चंदा इकट्ठा करके, तो वो उनके लिए काम कर देता है। और ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। इसराइली का थोड़ा अलग है, वो सबको हड़का के रखते हैं, नहीं करेगा तो इलेक्शन हार जाएगा, हम ये कर देंगे। और इन सबके साथ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जुड़ी हुई है। भारतीयों के साथ, इंडियंस के साथ, द ओनली पीपल वेयर देयर इज नो इंडियन इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो कोई साधारण व्यक्ति किसी फॉरेन एजेंसी तो लड़ नहीं सकता, सरकारी एजेंसी से। आप कितना भी ट्राई कर ले, उसकी एक्सेस हमेशा ज्यादा ही रहेगी, यू नो। तो आप देखेंगे कि दे सक्सीड विद इवन लेस मनी। पाकिस्तान का तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ताहिर, वो क्या नाम है उनके जो जर्नलिस्ट है, उनको व्हाइट हाउस एक्सेस है। और भारतीयों को जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं डोनेशन, उनको एक्सेस नहीं है। और उसमें भी खुश है वो फोटो खिंचा के बाहर से निकल जाते हैं। एक कांग्रेसमैन ने मुझे बताया था, एक डॉक्टर थे, अभी उनका देहांत हो गया, तो उनके घर गए, और काफी प्रोमिनेंट डॉक्टर थे वो। एक पिक्चर लगी है बिल क्लिंटन के साथ, दूसरी लगी है ओबामा के साथ, तीसरी लगी है ट्रंप के साथ, चौथी लगी जॉर्ज बुश के साथ। उससे पूछा आप किसको बिलोंग करते हो इसमें से, बोलता नो, जस्ट सेल्फीज। तो दीवार पे क्यों लगाई है? सो ये, और मैंने आपको पुराना बताया कि प्रोफेशनल्स है लोग,
इनको पॉलिटिक्स का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अगर ये भारत में भी होते तो ये लोग ऐसे ही रहते, एंड में जाके कांग्रेस को वोट देके आते। ये वैसे लोग हैं, दे स्टक इन द पास्ट, उनको बुक से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बट इट इज हाई टाइम, आपके शो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली आप समझें कि कल्चर क्या है, ये किस तरह काम करते हैं। तो यू हैव टू चूज ए साइड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही है, ये ना न्यांग, जीरोस एंड वंस। क्योंकि ये लोग इतना ही सोच सकते हैं, एंग्लो सैक्सन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सोच सकते। right? तो ये तो हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाउ वी बिल्ड अप द कम्युनिटी। और मेरा जो सजेशन है वो इज प्योरली एजुकेशन, क्योंकि आप जब तक इनका इतिहास नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा कौन दोस्त है आपका। और भारतीयों की बुद्धि की तो मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन ये बुद्धि लगाएंगे उस दिन तो दुनिया बच जाना चाहिए उस दिन, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन बुद्धि नहीं लगा रहे हैं इस एरिया में, बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं है वहां पे। उसको इंटरेस्ट क्या है, अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं, सब मोदी जी एवरीबडी लव्स, मेजोरिटी पीपल लव मोदी जी। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स को देख के, कुछ समझ में तो आता नहीं है किसी को, तो बोलते इससे क्यों दिमाग लगाने का, ये सब आपस में लड़ते रहेंगे, इनको पैसा देके मुंह चुप करा दो, हम देखते हैं इंडिया में क्या चल रहा है। तो वो उनका काम रहता है कि अभी मोदी जी यात्रा कर रहे हैं तो चलो हम उधर चलते हैं, वाराणसी चलते हैं, तो इधर बिजी हो जाते हैं। और मेरा उनसे ये आग्रह है, अगर आपके बच्चे यहाँ पे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। पहले तो वो इनके वेस्टर्न स्कूल्स में ना पढ़े, ताकि हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी ठीक से, नहीं तो आप वापस ABCD बन जाएंगे, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। ओके, वो बड़ा खतरनाक है ग्रुप, बट वैसे आप बन जाएंगे। और यू इन्वेस्ट इन योर ओन कम्युनिटी। आप जाओ उधर, डोनेशन की बात नहीं है, इन्वेस्ट मतलब अपने हाथ पर लगाओ वहां पे। यू गो टू द ईच कम्युनिटी, एंड वहां पे जाके आप देखो कि क्या जरूरत है आपको, एंड यू वर्क विद द कम्युनिटी। तो आपको समझ में आएगा, एंड यू विल बी शॉक्ड कि क्या बच्चे आजकल सोच रहे हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम तो कॉलोनियल प्रोपेगेंडा है। कोई नेटिव अमेरिकन था नहीं, सब चले गए, सबका रिलीजन खत्म हो गया। यू नो, मैं तो कनेक्टेड हूँ सबसे, तो दे टेल मी दिस व्हाट इज हैपनिंग टुडे, दिस व्हाट इज हैपनिंग टुडे। असली अमेरिका तब दिखाई देगा। पीने का पानी नहीं, पानी में जहर मिला दिया, बिजली नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, 30 किलोमीटर दूर गैस स्टेशन। तो जो है गैस से मतलब पेट्रोल भराने का स्टेशन। सो दिस इज व्हाट दे विल लर्न। लेकिन अभी तक हमने किया नहीं, इसलिए मैं आपको बोला पार्टली मैं एग्री नहीं करता हूँ कि यूनिटी नहीं है, यूनिटी है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं कि जिससे आप एक्टिवली काम, मतलब आप अगर आप बात क्या करोगे जाके, आप बात जाके करोगे और यू आर सो ग्रेट, नहीं ये नहीं बोलना है, उसको बोलना है तुम गधे हो, तुम्हारा ये काम नहीं हुआ। दो अमेरिकन कैसे बात करते हैं, कितना स्पष्ट बात करते हैं, मतलब बदतमीजी तक बात लगता है भारतीय कल्चर के हिसाब से। तो आपको वैसे ही बात करना पड़ेगा उससे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब आप पैसा रखते हो तो उसको बोलो भाई ये करके दे, देन काम विल हैपन। एंड बिकॉज दैट इज नॉट हैपनिंग, इसलिए आप देखेंगे। और मैंने आपको बताया कि भारतीय गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा कि भारतीय कंसुलेट शुड बी मोर एक्टिव हियर, क्योंकि वो भी, उनको भी अगर उनको अपना बिजनेस मेंटेन करना है, पीपल टू पीपल कनेक्ट, तो अपने लोगों को तो पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, बाद में आप दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अपने बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में अच्छी बात करेगा, मेडिकल में अच्छी बात करेगा, मंदिर भी जाएगा। कल मैं एक एकादशी थी, सब मंदिर बैठे हुए, हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सारे डॉक्टर्स जिनके जो हॉस्पिटल चला रहे हैं वो बैठे हुए थे हवन में। अब कोई समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है ये, लेकिन जो हॉस्पिटल में जाएगा तो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई ये है, कोई वो है। लेकिन तो रिलीजियस साइड में, धार्मिक साइड में तो पूरी यूनिटी है, लेकिन देयर इज नो पॉलिटिकल एक्टिविज्म। कल को उसको निकाल दिया गया फिर क्या करोगे? बाकी कम्युनिटीज में तो उसके साथ हजारों लोग खड़े हुए हैं, इनके साथ कौन खड़ा हुआ? तो ये कंसर्न है, एरियाज ऑफ कंसर्न है, विच लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जिस तरह बाकी देशों के उनकी पेरेंट होम कंट्रीज आर इन्वॉल्व। अब भारत, अमेरिका से भारत को $129 मिलियन आता है, $129 बिलियन एक साल में। $129 बिलियन मतलब हो गया करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। तो अब उसके लिए तो अगर आपको पैसा मेंटेन करना है तो बचाना तो पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं तो उनको आप लेकर आ जाओ सबको घर में।
और पैसे से ज़्यादा आपके लोग हैं वहाँ पर, तो आपको ऑफ कोर्स एक्टिवली इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा और जिस तरह से रेसिज़्म और ये हमले ख़ास तौर से भारतीयों पे हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इस पर मुझे लगता है कि ट्रेड और ये सब तो चलता ही रहेगा और देश है, लोग हैं, लोगों से देश बना है। तो ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों पर भी बहुत एक्टिवली मुझे लगता है बात करने की ज़रूरत है और इन सबको हाइलाइट करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं चीज़ें बढ़ रही हैं और यहाँ से बैठकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बात तो करें लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर भी इन सारी चीज़ों को हाइलाइट किया जाना बहुत आवश्यक है ऐसे समय में। आदित्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर आपने विस्तार से पूरी ये विश्लेषण रखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।